So we are starting with the last unit of innovative financial services, consumer finance. Now, what is consumer finance? Consumer finance is nothing but finance provided to consumers, the person or the end person who consumes a final product. अभी तक हमने देखा कि कंपनीज के बारे में हमने देखा, उनको कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है, हाउसिंग फाइनेंस के बारे में देखा हमने. But these consumer finance are bit different of the finances provided to the organization, right? As its name suggests, we take consumer finance for the purchase of short-term consumer needs, right? पहले हाउसिंग फाइनेंस इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हमने कॉरपोरेट फाइनेंस भी अगर पढ़ा रहेगा या देखा रहेगा या सुना रहेगा, जो ऑर्गेनाइजेशंस को, कॉरपोरेट्स को जो लोन दिया जाता है वो भी एकदम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, राइट? हाउसिंग फाइनेंस में आप देखोगे तो minimum to minimum it is 15 years and maximum depends on the salary or the earnings you have and the paying capacity कि आप कितने साल उसको extend करना चाहते हो. लेकिन consumer finance is for a very shorter period of time. For example, you may say it for a year, 3 year or max to max 5 years. So let's see, uh, एक बार में पे करने के लिए यू कैन टेक कंज्यूमर फाइनेंस एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स इंस्टेंटली एंड पे योर इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, दैट इज ईएमआई और आसान मंथली किस्त. अगर मुझे ऑटोमोबाइल लेना है, ऑटोमोबाइल में कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेना है, लेट अस से फोर व्हीलर आई एम बाइंग, द कॉस्ट ऑफ फोर व्हीलर इज 6 lakhs. आई हैव टू पे 20% of that 6 lakhs. So on a lump sum I am paying 2 lakhs. 2 लाख का डाउन पेमेंट मैंने किया. आई नीड टू अक्वायर 4 लाख रुपीज फ्रॉम द मार्केट, दैट इज फ्रॉम कंज्यूमर फाइनेंस. आई विल टेक दैट 4 लाख रुपीज लोन in the name of vehicle loan. Now what I will do, I will take that money, or that money will be paid to the seller by the consumer finance firm on my behalf. अब मुझे क्या करना है, वो 4 लाख रुपए रिपे करने के लिए, रिटर्न करने के लिए एवरी मंथ ईएमआई, राइट, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, और इन हिंदी आसान मंथली किस्त जो बोलते हैं हम लोग, वो पे करना पड़ेगा. सो इन अ नटशेल, consumer finance is nothing but finances provided to consumers, the end person who will use, utilize and have utility from that product. वो प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो उसको मिलेगा, बट अल्टीमेटली वो सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए, वो प्रोडक्ट लेने के लिए, ही नीड सम फाइनेंसेस, ही नीड सम शॉर्ट पीरियड ऑफ हेल्प फ्रॉम द इंडस्ट्री, और उसे ही हम लोग कहते हैं कंज्यूमर फाइनेंस. Consumer finance refers to the raising of finances by individuals for meeting their personal expenditure or for the acquisition of durable consumer goods. So यहाँ पे क्यों हम लोग कंज्यूमर फाइनेंस ले रहे हैं? एक, पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए, या फिर कोई ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स है उसको अक्वायर करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए, उसकी ओनरशिप टाइटल्स अपने नाम करने के लिए हम लोग कंज्यूमर फाइनेंस लेते हैं. It is an important asset-based financial services in India. This includes credit merchandising, deferred payment, installment buying, hire purchase, payout of income scheme, pay as you earn scheme, easy payment, credit buying, installment credit plan, credit cards, etc. Right? जो हम लोग credit card use करते हैं, it is nothing but consumer finance. Once you utilize the money, pay the money after certain period of days or time. एक सर्कल बन जाता है, आपको टोटली आपको 45 डेज का टाइम मिलता है फ्रॉम द डे ऑफ द एक्सपेंडिचर, राइट? उसी तरीके से ये जो शॉर्ट टर्म है, एसेट बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस जो प्रोवाइड करती है, इसमें इंक्लूड होता है क्रेडिट मर्चेंडाइजिंग. अगर आपने कोई शॉपिंग की हो तो उसमें आपको क्रेडिट मिलेगा. आपको कोई पेमेंट करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, ऑनलाइन पेमेंट करना हो, तो आप आपके क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं. आपको कोई इंस्टॉलमेंट पे करना हो या इंस्टॉलमेंट में आपको कुछ बाइंग करनी हो, तो आप कंज्यूमर फाइनेंस इंडस्ट्री से या कंज्यूमर फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन या फर्म से आप एक लमसम अमाउंट ले सकते हो, वो पे कर सकते हैं, देन इंस्टॉलमेंट आप पे कर सकते हो धीरे धीरे. कुछ ऐसे हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकते हो जो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपको पेंट करना है, राइट?
that cost comes to 80,000 rupees with all the labor and material charges. तो आप क्या करते हो, आप पर्सनल लोन उठाते हो बैंक से, आपने पर्सनल लोन ले लिया, आपने हायर कर लिया कुछ लोगों को, राइट, और आपने वो पूरा घर उनके नाम में दे दिया और धीरे धीरे उनको पे करते गए टू रेनोवेट योर हाउस, राइट। धीरे धीरे आपने कुछ इंटीरियर डेवलपमेंट कराया उस घर में, राइट। तो हायर परचेज भी हम कर सकते हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जिन्हें मुझे लेना है फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, हम लोग उसको पे कर सकते हैं। हायर परचेज के लिए बेस्ट सुटेबल एग्जांपल हो सकता है हमारे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स। टू व्हीलर लोगे तो आपका रीपेमेंट शायद 2 साल में भी हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, बिकॉज उसके कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें भी ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो जिसका रेंज होता है 2 लाख से 3 लाख या 1.5 लाख से 3 लाख, देन यू विल टेक टाइम, लेकिन अल्टीमेटली फाइनली 3 साल तक आप उसका रीपेमेंट कर सकते हो। अगेन दैट इज़ अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इन कंज्यूमर फाइनेंस। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम कंज्यूमर फाइनेंस का यूज़ करते हैं और कर सकते हैं आने वाले दिनों में भी। फीचर्स ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस: कंज्यूमर credit is a method of financing semi durable and durables. कंज्यूमर क्रेडिट जो दिखा रहा है यहाँ पे, इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। अब ये मेथड ऑफ फाइनेंसिंग किन चीज़ों के लिए है? सेमी ड्यूरेबल एंड ड्यूरेबल, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, राइट, जो कम समय के लिए ड्यूरेबल है, उसके बाद वो पेरिशेबल हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, या फिर उसका अस्तित्व नहीं रहेगा मे बी। ड्यूरेबल्स जो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूटिलाइज करते हैं उन चीज़ों। सेमी ड्यूरेबल में हम कोई इवेंट ले सकते हैं, अगर मुझे अपने घर में कोई शादी रखनी है या कोई पर्सनल इवेंट है, उसके लिए मुझे लोन चाहिए, right? तो वो पर्सनल लोन ले सकते हैं। वो एक इवेंट इज़ अ सेमी ड्यूरेबल, एक बार वो मोमेंट निकल गया, दैट मोमेंट हैज़ गॉन, टाइम निकल गया तो वो ड्यूरेबल ही नहीं रहा, वो हो गया हिस्ट्री। ड्यूरेबल्स में हम कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, वॉच ले सकते हैं, कपड़े ले सकते हैं, एनी एनी एसेट विच इज़ टेंजिबल। सेमी ड्यूरेबल में भी टेंजिबल एसेट्स आते हैं और इनटेंजिबल एसेट्स भी सेमी ड्यूरेबल्स में हम काउंट कर सकते हैं। इट असिस्ट कंज्यूमर्स टू अक्वायर एसेट। कंज्यूमर प्रोडक्ट अक्वायर करने के लिए हमें कंज्यूमर फाइनेंस दिया जाता है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है, आजकल तो आपको मोबाइल फ़ोन भी लोन्स पे मिल रहा है, आपको किचन के बर्तन भी लोन में मिल रहे हैं, फ्रिज वॉशिंग मशीन्स भी लोन में दिए जा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कंज्यूमर फाइनेंस से हम कंज्यूमर प्रोडक्ट को अक्वायर करते हैं, कंज्यूमर या कंज्यूमेबल एसेट्स को अक्वायर करते हैं। बट कंज्यूमेबल का ज़रूरी या लिटरल मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि उसको खाना ही है। इट कैन बी यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स सर्विसेज और इट्स फैसिलिटीज़। हमारे घर में फ्रिज है, हम क्या करते हैं, उसके सर्विस को यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ इनबिल्ट की है कंपनीज ने, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, राइट। consumers gets possession of the assets immediately when a fraction of the price is paid. कौन कौन चीज़ों में ये फ्रैक्शन ऑफ पेमेंट को हम क्या करते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। देयर वाज अ टाइम जब आप टेलीविज़न लेने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट डाउन पेमेंट करना पड़ता था, उसके बाद आपके ईएमआई चालू हो जाती थी, लेकिन ये ईएमआई आपको बैंक को पे नहीं करने पड़ते थे, ये ईएमआई आपको वो रिटेल हाउस को पे करने पड़ते थे, वो रिटेल स्टोर को पे करने पड़ते थे, जो आपको ईएमआई सॉरी आपको टेलीविज़न सेट जो दे रहे हैं, राइट। तो वो फ्रैक्शन ऑफ पेमेंट जब आप करते हो या फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हो, उसके तुरंत बाद ही आपके घर में शाम तक या नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जहाँ पे डाउन पेमेंट करने के बाद भी आपको पूरा पेमेंट करने तक वो प्रोडक्ट यूज़ करने नहीं मिलता। बट देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स जिनका फ्रैक्शन ऑफ पेमेंट करने के बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू जो है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ पेमेंट का, हम जब कंज्यूमर फाइनेंस की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमने एक सर्टन अमाउंट का लोन लिया और उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने भर दिया, क्योंकि जो भी लोन आपको आता है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कट होकर आता है आपको। वो इंस्टॉलमेंट जब आप पे करते हो, दैट मीन्स यू हैव पेड अ फ्रैक्शन ऑफ दैट प्राइस, जो प्राइस आपने मार्केट से लिया है लोन पे, ठीक है। तो कंज्यूमर फाइनेंस में हमको क्या फैसिलिटी मिलती है, अगर आप सर्टन फ्रैक्शन ऑफ पेमेंट भी करते हो तो आपको वो प्रोडक्ट पूरा यूज़ करने के लिए, आपको यूटिलाइज करने के लिए ये मार्केट प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म। बैलेंस पेमेंट इज पेएबल in installment
ओवर एन एग्रीड स्पैन ऑफ टाइम। आपका जो बैलेंस है वो पेमेंट करने के लिए आपको एक इंस्टॉलमेंट के तौर पे एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है। वो पीरियड ऑफ टाइम जब आप वो क्रेडिट लेते हो, जब आप वो लोन लेना चाहते हो, जो प्रोसेस में होता है वो टाइम में वो डिसाइड होता है। वो डिसाइड दो तरीके से हो सकता है। एक तो बैंक या जो फाइनेंशियल सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी, वो आपको दे सकता है कि यू हैव टू पे इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन योर सैलरी, योर अर्निंग्स। अगर आप बिजनेस हो तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, बैलेंस शीट्स दिखाने पड़ेंगे, प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे। अगर आप सैलरीड है तो आपके लास्ट 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक का आपको सैलरी शीट्स दिखाने पड़ेंगे। तो वो एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम जो है, स्पैन ऑफ टाइम जो है, या तो वो बैंक भी डिसाइड कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी डिसाइड कर सकता है, या फिर आप भी डिसाइड कर सकते हो। बैंक अगर कहता है कि यू कैन पे अप टू 5 ईयर्स, बट यूर थिंकिंग इज दैट कि जितना जल्दी हो मैं सॉल्व कर लूँ और इस क्रेडिट से बाहर निकल लूँ, तो आप 3 साल के लिए भी वो एग्रीमेंट कर सकते हो, राइट? सो ड्यूरेशन ऑफ द फाइनेंस नॉर्मली रेंजेस बिटवीन 3 मंथ्स टू 5 ईयर्स। जैसे शुरुआत में हमने बात की थी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, जो 3 साल और 5 साल का हमने रेंज रखा था। सो इट सेज दैट अगर कम से कम 3 महीने के लिए आप क्रेडिट लेते हो और 5 ईयर्स के लिए आप क्रेडिट लेते हो, इट कम्स टू ड्यूरेशन ऑफ योर कंज्यूमर फाइनेंस, जो शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग लेते हैं। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब कंज्यूमेबल फाइनेंस या कंज्यूमर फाइनेंस में हम लोग क्या करते हैं, इट इज एक एग्रीमेंट करते हैं जिनमें भी एग्री दैट आई हैव टेकन सम सॉर्ट ऑफ मनी और सर्टन अमाउंट फ्रॉम द कंपनी एंड आई विल पे बैक ऑन every month installment basis, principal amount is this, interest amount is this, टोटल मिला के मंथली इंस्टॉलमेंट इतना आता है और ये इंस्टॉलमेंट में आपको आने वाले कुछ महीनों में रिफंड करने वाला हूँ। अब ये जो है रीपेमेंट, ये मंथली कैलकुलेट करते हैं हम लोग। 68 मंथ्स, 48 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, क्योंकि EMI बोला जाता है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट है, एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट नहीं है, इसलिए हम लोग वो ईयर ही नहीं करते। डॉक्यूमेंट में आप देखोगे तो आपको मंथ्स दिखाई देंगे कि यू हैव टू पे योर लोन और पे बैक योर लोन फॉर अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो एग्रीड बिटवीन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे मंथ्स बताए जाएंगे, ना ना कि आपको ईयर दिखाया जाएगा। अगर आप हाउसिंग लोन भी लेते हो तो वो आपको मंथ ही दिखाएंगे, इतने मंथ्स पे करना है, एंड वो मंथ बेसिस में आपका EMI आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना बाकी है और कितना आपने पे कर दिया है। मैकेनिज्म ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस, कंज्यूमर फाइनेंस का मैकेनिज्म क्या है? CFC, that is consumer finance companies make loans to individual based on collateral, the credit worthiness of the individual, usually at a higher rate of interest than what an individual with good or excellent credit could obtain from a bank. तो यहाँ पे हमें लोन कैसे मिलता है? एक तो अपने कोलैटरल जो हम लोग गिरवी रखते हैं, अगर पर्सनल लोन ले रहे हैं तो हमारे कुछ गोल्ड होंगे, हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, इंश्योरेंस पेपर्स होंगे, वो हम वहाँ पे मॉर्गेज में रखते हैं और फिर हम लोन लेते हैं फॉर अ वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। या फिर आपका बैंकिंग सिस्टम इज गुड, आपका क्रेडिट वर्थिनेस इज गुड, आपके सैलरी अकाउंट में या सैलरी बैंक में प्रॉपरली जा रहा है और आपके अकाउंट में बहुत सारा बैलेंस भी बच रहा है, तो उस हिसाब से आपको वो कंपनी क्या करती है, एक इंस्टेंट पेमेंट आपको अप्रूव कराती है, प्री अप्रूव्ड लोन कहते हैं उसको। और वो प्री अप्रूव्ड लोन आप कभी भी किसी भी समय ले सकते हो। वो आपके क्रेडिट वर्थिनेस पे डिपेंड करता है। आपका स्टेटमेंट जो है, आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है, आपका ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर जो है, उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है। और आपका सिबिल स्कोर भी दिखाया जाता है, और आपका सिबिल स्कोर के वजह से भी आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ क्रेडिट, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, ऑटोमोबाइल लोन, आपका प्री अप्रूव्ड ऑलरेडी बना हुआ रहता है कंप्यूटर्स और कंज्यूमर फाइनेंस के कंपनीज के सिस्टम में। CFC is usually one who makes loans to customer who may not qualify for bank loan. CFC एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो आपको बैंक लोन नहीं मिलेगा तब आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, मुझे लोन लेना है चलो बैंक, लेकिन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज अभी भी मार्केट में अवेलेबल है
जो आपको लोन्स देते हैं आपको वो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए या वो प्रोडक्ट को या कंज्यूमेबल प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। जैसे कि बजाज फाइनेंस आपको मोबाइल लेने के लिए, आपको कोई डिवाइस लेना है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लेना है, उसके लिए आपको ईएमआई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर आपको 6,000 का फ़ोन भी लेना है तो आप 6,000 रुपये साल भर में पे कर सकते हो, 6 महीने में पे कर सकते हो, राइट। एक सर्टन नंबर ऑफ मंथ या पीरियड वो प्री डिसाइडेड है, उस हिसाब से आप वो कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैंक लोन ही आपको लेना है अगर आपको कंज्यूमर फाइनेंस लेना है। पर्सनल लोन भी कुछ कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज प्रोवाइड करते हैं आपको। देर इज नॉर्मली potentially higher risk involved for a consumer finance company than at a bank. Therefore, the increased interest percentage. अब ये कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज जो है इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्क पड़ा हुआ है बिकॉज दे डोंट टेक मच डॉक्यूमेंट्स। वो आपका क्रेडिट वर्थिनेस इतनी डिटेल में नहीं चेक करते जितना बैंक चेक करता है, राइट। वो आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं ऑन दी स्पॉट। आप अगर किसी मोबाइल शॉप में जाओ और आप बोलो कि मुझे एक ब्रांडेड फ़ोन लेना है, आप ब्रांडेड या तो सैमसंग या फिर एप्पल फ़ोन ले लो। अगर आपको इन दोनों में से एकदम हाई वर्जन वाला फ़ोन लेना है जिसका कॉस्टिंग इज क्रॉसिंग 50,000, राइट, नाउ यू विल से कि आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई हैव ओनली 20,000 नाउ। तो वो आपको तुरंत इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उनके पास रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस रिस्क के वजह से वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो है आपको ज़्यादा चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू दी ट्रेडिशनल लोन सिस्टम, या जहाँ से हम ट्रेडिशनली लोन लेते हैं दैट इज बैंक। बैंक से वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। बैंक के पास क्या होता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, वो आपके घर में आके आपका सब डिटेलिंग क्रॉस चेक करते हैं, आपके हाउस विजिट करते हैं, आपने एड्रेस जो दिया है वो प्रॉपर है नहीं है, वो सारी चीज़ चेक करते हैं, इसलिए बैंक में टाइम लगता है। लेकिन क्रेडिट या कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज जो है वो आपको तुरंत इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। A consumer finance company may also have small saving accounts which may offer larger interest return on the small saving accounts. However, those accounts at the consumer finance company are not federally insured. ये जो कंज्यूमर फाइनेंस है वो स्मॉल सेविंग अकाउंट्स भी आपको प्रोवाइड करती है जिसमें आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, राइट, जो भी आप स्मॉल सेविंग करते हो। लेकिन ये अकाउंट जो है कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी इंश्योर करके नहीं रखती। अगर वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो आपके पैसे भी डूबेंगे और आपके साथ जिन्होंने भी पैसे रखे हैं वो भी डूबेंगे। क्योंकि अगर समझिए किसने इस बैंक से क्रेडिट लिया है या फिर कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी से क्रेडिट लिया है और वो पे बैक नहीं कर पा रहा है या नहीं पे कर रहा है, आपने लाख कोशिश की, लीगली आप चले गए, समझ गए आपको वो बैंकरप्ट है, गवर्नमेंट ने कह दिया वो बैंकरप्ट है, उनको फाइनेंशियल बर्डन नहीं दे सकते, कोई और सज़ा देंगे, तो ऐसे कहीं निकलेंगे और आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट कन्वर्ट हो जाएगा लॉस में। तो आपने जो भी उसमें सेविंग्स की है वो तो आपके डूब जाएंगे, क्योंकि उसमें फेडरल इंश्योरेंस कुछ किया नहीं गया है। नॉर्मली बैंक्स में आपके जो पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं उसमें एक सर्टन अमाउंट इंश्योर्ड होता है। अगर बैंक बैंकरप्ट हो जाती है तो आरबीआई आपको एक सर्टन अमाउंट रिटर्न करते हैं, ठीक है। And इसलिए हम लोग बैंक में ज़्यादा रिलाई करते हैं ना कि किसी और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में। क्रेडिट स्कोरिंग, जब आपको क्रेडिट दिया जाता है तो आपका एक क्रेडिट स्कोरिंग डिसाइड होता है। आपने कभी भी लोन लिया नहीं होगा तो आपका क्रेडिट स्कोर दिखाएगा अच्छा खासा, राइट। अगर आपने कुछ लोन लिया है तो वो रिपोर्ट में आएगा, ठीक है। अ क्रेडिट स्कोर इज अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ पर्सन्स क्रेडिट फाइल्स, ठीक है। क्या दिखाता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिखाता है किसका, पर्सन्स का क्रेडिट फाइल में। उनका क्रेडिट फाइल बन जाता है मार्केट में और वो क्रेडिट फाइल में उनका क्या क्रेडिट वर्थिनेस है, इनको कितना देना चाहिए नहीं देना चाहिए, राइट, टू रिप्रेजेंट द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ दैट पर्सन। उस पर्सन का क्रेडिट वर्थिनेस कितना है वो हमको दिखाता है। A credit score is primarily based on credit report information typically sourced from credit bureaus. ये क्रेडिट स्कोर कहाँ से आता है, एक तो क्रेडिट रिपोर्ट से आता है और क्रेडिट ब्यूरो जो है वो इन्हें रिलीज करती है और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कंपनीज को, कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज को। यूज ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग, क्रेडिट स्कोरिंग कब यूज होता है, लेंडर्स सच एज बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूज क्रेडिट
credit scores to evaluate the potential risk posed by lending money to consumers and to mitigate loss due to bad debts. तो ये क्या करता है, अपने पोटेंशियलिटीज को दिखाता है कि अगर आपने इनको लोन दिया तो उसका बैड डेट्स होने के कगार में है या फिर वो आपको रीपे कर सकते हैं। ठीक है। और ये किनको प्रोवाइड करता है, बैंक और क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। लेंडर्स यूज क्रेडिट स्कोर्स टू डिटरमाइन हु क्वालिफाइज फॉर अ लोन एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एंड व्हाट क्रेडिट लिमिट्स। बैंक ये बताता है कि आपका प्री अप्रूव्ड लोन या फिर आप किसी लोन के लिए क्वालिफाई होते हो तो वो कितना होगा, उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा आपको, और क्या क्रेडिट लिमिट हम दे सकते हैं आपको, 3 साल 5 साल, उस हिसाब से। Lender also use credit scores to determine which customers are likely to bring in the most. So ये lender जो है वो डिसाइड करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, ठीक है, कि कौन से कस्टमर है जो हमारे रेवेन्यू को बूस्ट कर सकते हैं हमारे से लोन लेकर। Credit scoring is not limited to banks. Other organizations such as mobile phone companies, insurance companies, landlords, and government department employs the same technique. सभी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मोबाइल कंपनीज हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की कोई कंपनीज हो जो लोन देते हो या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनीज हो, वो आपके क्रेडिट स्कोरिंग को चेक करते हैं। अगर आप इंश्योरेंस लोन ले रहे हो, लोन अगेंस्ट योर इंश्योरेंस, तो आपका वो क्रेडिट स्कोरिंग चेक करते हैं। इसलिए नॉर्मली जब भी आप लोन लेते हो आपको कम से कम 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। इंस्टेंट आपको बहुत रेयरली और कम जगह में मिलता है, और इसका एक ही रीज़न है, अंडरराइटिंग और आपका क्रेडिट स्कोरिंग। 5 C's ऑफ बोरोवर्स इन क्रेडिट स्कोरिंग। जब भी हम क्रेडिट स्कोरिंग चेक करते हैं तो जो पैसा या लोन लेना चाहता है उसके 5 C's हम चेक करते हैं। नंबर 1, कैरेक्टर। मेजर्स द बोरोवर्स कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, दैट इज रेपुटेशन, हॉनेस्टी। कितने हॉनेस्टली उन्होंने अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन मेंटेन किया है, कितने इंटीग्रिटी के साथ उन्होंने ट्रांजैक्शंस रखा है, पैसा आ रहा है जा रहा है, बट बैलेंस क्या है उनका, एट द एंड ऑफ द मंथ कितना बैलेंस होता है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना बैलेंस होता है। ये सब कैलकुलेट करके आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर आपका जो कैरेक्टर है ट्रांजैक्शन करने का या एज अ कस्टमर जो आपका कैरेक्टर है वो डिसाइड होता है। कैपिटल मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन बोरोवर्स एसेट्स। आपके पास क्या कैपिटल है। जब हम लोग बैंक का फॉर्म भरते हैं, बैंक ओपनिंग या बैंक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म, तो उसमें हमें टिक करना पड़ता है कि आपके पास एसेट कौन से हैं और आपके लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। अगर आप घर पे टिक करते हो तो वहाँ पे दिखाना पड़ता है ओन है या रेंटेड है। अगर वो रेंटेड है तो आपका लाइबिलिटी बन जाता है, कंपनी के एनालिसिस में वो लाइबिलिटी हो जाता है। अगर आपके पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर है जो आपके ओन है तो वो आपका एसेट हो जाता है, राइट। तो आपका कैपिटल कितना है, आपके पास नेट वर्थ कितना है, वो चेक करते हैं कैपिटल के थ्रू। देन कोलैटरल। कोलैटरल्स आर नथिंग बट द मेजर्स द कोलैटरल प्रोवाइडेड इन केस पेमेंट प्रॉब्लम अकर्स। कोलैटरल वो है जो आप एसेट या लाइबिलिटीज के तौर पे दिखाते हो। लाइबिलिटीज कभी कतई वो कोलैटरल नहीं होता, लेकिन आपका जो एसेट है वो कोलैटरल बन सकता है। इसलिए आपके जो भी टिक मार्क करते हो, घर है, फ्रिज है, इवन आजकल साइकिल्स बाईसाइकिल्स को भी टिक कराना पड़ता है, फ्रिज को भी टिक कराते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स है, इन सारे चीज़ों को कंपनीज मेंशन करवाती है। क्योंकि अगर आपने छोटा सा छोटा भी लोन लिया तो उसको रीपे कैसे करोगे, कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा जो कंपनी के पास रिफंड में जाएगा। कंडीशन नेक्स्ट इज कैपेसिटी, measures the borrower's ability to pay, that is job status, income। इसलिए जिसके पास जॉब है, वो भी गवर्नमेंट जॉब है तो उनको आसानी से लोन दिया जाता है, और प्राइवेट जॉब है तो बहुत सारे अंडर राइटिंग और क्रेडिट स्कोरिंग चेक करने के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। लेकिन जिनके पास बिजनेस है उनके अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाले पिछले जो बीत चुके हैं 3 साल 5 साल में प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और आने वाले कुछ 3 साल में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, मार्केट कंडीशन बहुत अच्छा होगा, और अंडर राइटर कहता है कि आने वाले 3 से 5 सालों में इनका जो क्रेडिट स्कोरिंग है या फिर रीपेमेंट एबिलिटी है वो बहुत सही है, तो दैट पर्सन इज हैविंग कैपेसिटी टू पे बैक द मनी। नेक्स्ट इज कंडीशन
measures the borrower's circumstances, that is market condition, competitive pressure, seasonal character. लोन्स भी उन्हीं लोगों को प्रोवाइड दिया जाता है जो जिनका मार्केट बहुत अच्छा है. फॉर एग्जांपल आज के तारीख में जो भी बिजनेसमैन है उनको लोन देना इज वेरी रिस्की, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना है, कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा है. बिजनेस नहीं हो रहा है तो उनकी अर्निंग्स कैसे होंगे. इसलिए गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज देने के लिए बहुत सारे लोन्स और स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ये आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कोई प्राइवेट बैंक इन्हें सपोर्ट करे ऐसा हम बहुत रेयर ही देखते हैं. यूजेस ऑफ क्रेडिट स्कोरिंग. क्रेडिट स्कोर देखा हमने, क्रेडिट स्कोरिंग भी देख ली. अब हम देखेंगे मार्केटिंग स्कोर्स. 4 P's. प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑफर्ड सर्विसेज एंड देयर करस्पॉन्डेंस विद कस्टमर्स नीड. पोटेंशियल इसीलिए दिखा है, कुछ कस्टमर्स पोटेंशियल होता है, कुछ कस्टमर्स को नीड होती है, राइट. तो हम पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑफर्ड सर्विसेज एंड देयर करस्पॉन्डेंस विद द कंज्यूमर्स नीड. तो ये जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं और कंज्यूमर नीड है वो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है. हमारे पास ऑलरेडी एक टू व्हीलर है, फिर एक और टू व्हीलर ले रहे हैं, लेकिन वो टू व्हीलर जो पहले लिया है उसका सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, उस पर कोई लोन है या नहीं है, वो सब चेक करके हम लोग डिसाइड करते हैं. प्राइसिंग सेटिंग इंक्लूड्स प्रमोशन, डिस्काउंट्स एक्सेट्रा. प्राइसिंग में जब हम लोग बात करते हैं तो उनके जो प्राइसिंग सेटिंग्स है, उनके अंदर जो प्रमोशंस हैं, डिस्काउंट्स है, वो भी हम लोग को डिसाइड करना है. प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग, ब्रांड, प्रोडक्ट एंड कंपनी रिकॉग्निशन. जब हम लोग मार्केटिंग स्कोर करते हैं, मार्केटिंग करते हैं अपने कंज्यूमर फाइनेंस के लिए, तो हम 4 P's का ध्यान हमेशा रखते हैं. और इनमें प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन और प्लेस बहुत अच्छा यूजफुल होता है. द लास्ट वन इज प्लेस. The channel via which the banking product or services are sold. Example, density of a retail network, internet banking, specificity of the customer group. It may also refers to placement, the physical distribution to the consumers. अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम लोग 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो बिजनेस है, ये जो आउटलेट है आपका कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी का, या फिर हमें उसको बिजनेस ऑपरेशंस कहेंगे, आपने विलेज में कहीं तो ओपन किया है और आपने बोर्ड रखा है लोन्स प्रोवाइडेड फ्रॉम 1 लाख टू 1 करोड़, लेकिन उस मार्केट में कैपेसिटी है उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, हमारे पास क्या पोटेंशियल कस्टमर्स है या कस्टमर की नीड है. विलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 25,000 या 50,000 की नीड होगी, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे 1 या 2 लाख अगर किसी का शादी है तो. लेकिन क्या 1 करोड़ तक आप अपने फाइनेंसर्स को दे सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिटीज़ में आना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आना पड़ेगा जहाँ पे लोगों को एक्चुअली नीड है. तो ये प्लेस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कीजिए, सो दैट वी कैन हैव क्लियर कट क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो दैट वी कैन आई कैन रिप्लाई यू either by text or maybe either by a video lecture. Plastic money is simply nothing. It is simply the credit and debit card. जो कार्ड प्लास्टिक का बना हुआ होता है, जिनके वजह से हम पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये क्रेडिट कार्ड ही हो और डेबिट कार्ड ही हो. हमारे पास जो गेमिंग कार्ड्स होते हैं वो भी प्लास्टिक मनी माना जाता है, शॉपिंग कार्ड्स होते हैं वो भी प्लास्टिक मनी कहा जाता है, राइट. शॉपिंग के लिए अलग अलग कार्ड्स होते हैं, बिग बाजार्स के कार्ड्स है, पेट्रोल पंप्स के कार्ड्स है, कुछ कुछ मॉल्स में तो प्ले जोन्स के भी कार्ड्स है. सो दीज आर ऑल योर प्लास्टिक मनी. Plastic money is the name given to all types of plastic bank cards. Holders of a valid cards have the authorization to purchase goods and services up to a predetermined amount called a credit limit. सभी को एक क्रेडिट लिमिट दिया जाता है ना. क्रेडिट लिमिट डिपेंड्स ऑन योर कैरेक्टर्स. जो हमने 5 C's पढ़े, 4 C's पढ़े, जो भी है हमने वो C's पढ़े, उस हिसाब से आपका ये क्रेडिट लिमिट डिसाइड किया जाता है. बर्थ ऑफ प्लास्टिक मनी थोड़ा हिस्टोरिकल देखता है. It all began in the year 1951. New York-based bank called Franklin National Bank started providing cards.
प्लास्टिक मनी जो है 1951 में चालू हुआ और इनको स्टार्ट किसने किया? न्यूयॉर्क के फ्रैंकलिन नेशनल बैंक ने ये प्लास्टिक मनी को प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। अब इनमें कौन से कार्ड्स आते हैं? एक, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, मास्टर कार्ड, दैट इज कंपनीज मास्टर और वीजा कार्ड, डिनर क्लब कार्ड, ग्लोबल कार्ड, कॉर्पोरेट ब्रांडेड कार्ड, राइट। ये बहुत सारे, ये तो बहुत कम नाम हमने लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे कार्ड है जो आपको मिलेंगे मार्केट में। फीचर्स ऑफ प्लास्टिक मनी, देर आर सम एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मनी। नंबर वन, नो नीड टू कैरी कैश, चेक बुक और ट्रैवलर्स चेक। अब हम फीचर्स के साथ साथ एडवांटेज भी चेक करते हैं, बिकॉज दोनों के पॉइंट्स सेम है, दोनों के मीनिंग्स एंड डेफिनेशन सेम है व्हेन वी लर्न फीचर्स एंड व्हेन वी लर्न एडवांटेजेस। सो फीचर और एडवांटेज क्या है? एक, नो नीड टू कैरी कैश, चेक बुक और ट्रैवलर्स चेक। क्या होता है, कभी कभी हमें इंस्टेंट मनी की ज़रूरत होती है, हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास कैश बहुत कम होता है। तो हम क्या करते थे पहले के ज़माने में, जब हमारे पास प्लास्टिक कार्ड नहीं था या प्लास्टिक मनी नहीं था, तो हम चेक बुक लेकर जाते थे और वो चेक बुक पे तुरंत साइन करके कोई भी ब्रांच के बैंक से हम विड्रॉ कर सकते थे। या फिर कहीं भी हम लॉग शॉपिंग करते हैं या फिर कोई होटल या रेस्टोरेंट्स में रहते हैं, तो हम उन्हें एक चेक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर वो चेक क्लियर होता है तो वेल एंड गुड, अगर वो चेक क्लियर होने से पहले ही हमने उनको बैंक से जाकर पैसे दे दिए तो वो चेक हम रिटर्न करते थे। इट कैन ऑब्टेन कैश फ्रॉम दी एटीएम, प्लास्टिक मनी से कोई भी एटीएम मशीन से, एटीएम आउटलेट से हम क्या करते हैं, मनी निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बिल्स कैन बी पेड ऑटोमेटिकली वाया क्रेडिट कार्ड, बिल्स भी जो है आजकल हम क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली पे कर सकते हैं। आपका मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, मोबाइल रिचार्जेस हो या फिर कोई और आपके खर्चे हो, वो सब हम लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। हु कैन बी अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड होल्डर? बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। अ पर्सन हु अर्न सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम इज एलिजिबल फॉर अ कार्ड। अगर आप पूरे साल में 60,000 कमाते हो और आपके बैंक अकाउंट में दिखता है कि आपका सैलरी आ रहा है या फिर मंथली इनकम आप इतना डिपॉजिट कर रहे हो टाइमली, तो वो आपको क्रेडिट और डेबिट कार्ड देते हैं एट सर्टन लिमिट के साथ। ही शुड हैव अ सेविंग करंट अकाउंट इन द बैंक। आपके पास सेविंग्स और करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में। बिना बैंक अकाउंट के आपको कोई भी क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं देगा। His assets and liabilities on particular date are reported to bank. जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो पर्टिकुलर डेट पे आप बैंक को रिपोर्ट करते हैं। जब हम लोग बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तभी हमारे हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या कहते हैं, पॉइंट्स टिक करते हैं कि यस आई हैव दीज एसेट्स एंड आई हैव दीज लाइबिलिटीज। तो वो रिपोर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली बैंक को। और जब वो बैंक अकाउंट फीड होता है, जब आपका डिटेलिंग या केवाईसी भरा जाता है, ठीक है, तभी आपके सारे डिटेल्स उनको रिपोर्ट हो जाते हैं। ही इज कंसिडर्ड क्रेडिट वर्दी अपॉन टू सर्टन लिमिट डिपेंडिंग अपॉन हिज इनकम, एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर। जो भी आपका क्रेडिट वर्दीनेस है उस पर डिपेंड किया जाता है आपका क्रेडिट लिमिट, और वो क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड होगा? आपके इनकम, एसेट्स एंड एक्सपेंडिचर के बेसिस पे। पर्टिकुलर्स डिस्प्लेड ऑन द क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप अगर ले सकते हो तो यू कैन चेक इट, एवरीथिंग विल बी देयर। कुछ चीज़ें मिस हो सकती है, आर माइनर थिंग्स, राइट। लेट अस से नेम ऑफ द कंज्यूम कस्टमर क्रेडिट कार्ड पे पहले नहीं आता था बट अभी प्रिंट होकर आता है। 16 डिजिट कार्ड नंबर, जब भी हम लोग क्रेडिट पेमेंट करते हैं या फिर डेबिट पेमेंट करते हैं तो ये 16 डिजिट नंबर हम लोग ज़रूर पिन करते हैं, पंच करते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी उसमें ऑटो फिल ऑप्शन है, ठीक है, तो ऑटो फिल ऑप्शन या फिर कभी कभी आपके वो 4 डिजिट जो है कार्ड के वो नहीं आते ऑटो फिल में और आपको फिल करना पड़ता है। वैलिडिटी डेट, ये कार्ड डेबिट हो या क्रेडिट कार्ड कितने दिन तक, कौन से समय तक ये वैलिड है? समझिए मेरा कार्ड जो है 8 मंथ, 8वें महीने और 2023 साल तक चलेगा। तो 8वें महीने के आखिरी दिन तक,
ठीक है, वो कार्ड चलेगा, और जैसे नवा महीना चालू हो जाएगा वो क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा। उसके जगह में मुझे कोई और कार्ड नए वैलिडिटी डेट के साथ इशू किया जाएगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज वो उनके सिस्टम में ऑलरेडी रेडी रहता है। वीज़ा होलोग्राम एंड वीज़ा लोगो। एक होलोग्राम होता है चमकीला चीज़, ठीक है। जब हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या 10th 12th के एग्ज़ाम लिखते थे तो उनका लोगो होता था जो होलोग्राम होता है, उसके ऊपर हम एक स्टिकर लगाते हैं। सो क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स में भी एक होलोग्राम होता है और उनका लोगो होता है, वो चमकते रहता है। इट इज़ नथिंग बट फॉर स्कैनिंग पर्पस। जो मशीन में इशू होगा उसमें पता चलेगा कि ये मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, राइट। द नेम ऑफ द इशूइंग बैंक, कौन सा बैंक इशू कर रहा है वो तो पूरे कार्ड में फैला हुआ होता है। उनका जो एक्चुअली बैकड्रॉप है, उनका कलर कॉम्बिनेशन है जो बैंक्स का, या फिर लोगो है बेसिकली, वो प्रिंट आउट होके आता है। सिग्नेचर पैनल, एक सिग्नेचर पैनल होता है। बैंक हमेशा कहती है आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना है, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे सिग्नेचर नहीं करते। एक रीज़न लिटरेसी की वजह से, किन किन लोगों को नहीं आता होगा सिग्नेचर करने, दे यूज देयर थंब फॉर शोइंग देयर सिग्नेचर। लेकिन लिटरेट लोग भी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी साइन नहीं करते हैं बहुत बार, और वो एक्सपायर हो जाता है फिर भी उसको एक्सपायरी तक विदाउट सिग्नेचर यूज करते हैं। देन आपको उस कार्ड के साथ मिलता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिन्हें हम बोलते हैं पिन नंबर। पहले कार्ड के साथ आपको दिया जाता था, लेकिन अभी रिस्क हो गया है, बहुत साइबर क्राइम चल रहा है, तो आपको पहले डेबिट या क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और आपका जो पिन है आपको घर पहुंच मिलता है आफ्टर फ्यू डेज। इसमें एक चीज़ मिस कर दी है इस पीपीटी में, आपका कस्टमर नंबर जो है वो भी आजकल प्रोवाइड किया जाता है, राइट। कंज्यूमर नंबर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इवेलुएट्स द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ डेटा, जो भी हमने पहले देखा वही चीज़ है। जो आपका क्रेडिट स्कोर है उसी से रिलेटेड है, आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है, आपका क्रेडिट वर्थिनेस क्या है। जब हमने 5 चीज़ देखे उसके ऊपर ये सारी चीज़ डिपेंड्स है। एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। It is an evaluation made by credit rating agencies of the debtor's ability to pay back the debt and the likelihood of default। तो ये कौन कर रहा है? अभी यहाँ पे एक नया नाम आ गया हमारे पास, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ये एजेंसी है जो आपका क्रेडिट रेटिंग चेक करती है, आपका सिविल स्कोर बेसिकली आपको दिखाती है, रेटिंग्स देती है। ये इंडिविजुअल्स के लिए भी होता है और एक कंपनीज के लिए भी होता है। क्रेडिट रेटिंग्स आर डिटरमाइंड बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। Rating represents the credit rating agency's evaluation of qualitative and quantitative information for a company or government, including on public information obtained by the credit rating agency's analyst। तो आपको दो चीज़ का डेटा देता है, एक तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में ये बताएंगे कि आपका हाई सी कैसा है, एंड क्वांटिटेटिवली में ये बताएंगे कि आपका रीपेमेंट कैपेसिटी कितना है, आपकी अर्निंग्स कितनी है, आप कितना पे कर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ आपके क्वांटिटेटिव में आएगा और आपका एक ग्राफ तैयार होगा, डायग्राम तैयार होगा, उस हिसाब से उनका एनालिसिस ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज करते हैं। नीड फॉर क्रेडिट रेटिंग, अभी क्रेडिट रेटिंग की ज़रूरत क्या है? It is necessary in view of the growing number of cases of defaults in payment of interest and repayment of principals, some borrowed by way of fixed deposits, issued of debentures or preference shares or commercial papers। तो ये जो हम लोग लोन्स लेते हैं तो वहाँ पे पेइंग कैपेसिटी कितनी है उस इंडिविजुअल्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, इस वजह से हम लोग क्रेडिट रेटिंग करते हैं। Maintenance of investors' confidence, since default shatter the confidence of investors in corporate investment। समझिए आपके पास किसी ने 200 रुपये उधार लिए, आपने बहुत भरोसे से दिए उनको, लेकिन उन्होंने रिटर्न नहीं किए। चलो आपने सोचा कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस आ गया। किसी ने आपको नेक्स्ट मंथ मांग लिए 500 रुपये, आपने कहा कि ठीक है 500 तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे कोई चीज़ अपनी गिरवी रख दो, मॉर्गेज में रख दो। तो उन्होंने उनका एक छोटा सा जुना स्मार्टफोन आपको दे दिया, कह दिया कि जब तक मैं रिपेमेंट नहीं करता तब तक ये आपके पास होगा, ठीक है। लेकिन
वो मोबाइल फ़ोन लेने नहीं आया और वो 500 रुपये लेकर गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऐसे 2 ट्रांजैक्शन के बाद आपके दिल में एक डाउट आ रहा है, यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, नुकसान तो हो रहा है, ये जुना फ़ोन लेके मैं करूँगा क्या। उसको जब मैं रीसेल करने जाता हूँ तो मुझे सिर्फ 100-200 रुपया मार्केट वैल्यू मिलता है, विच इज़ वेरी लेस देन माई इन्वेस्टमेंट और जो मैंने लोगों को प्रोवाइड किया लोन। लेकिन आप नेक्स्ट लेवल पे एक ऐसे टर्म में जाते हो जहाँ पे आपने बहुत सारे लोन्स दिए, आपने 100 लोगों को लोन्स दिए, उसमें से 70 लोगों ने रिटर्न दिया, आपने अच्छे खासे प्रॉफिट भी कमाया उसमें से। लेकिन वो 30% या 30 लोग जो है जिन्होंने लोन नहीं दिए, अगेन दैट इज योर डीमोटिवेटिंग पॉइंट। तो वो कैसे आप रिकवर करें, इसलिए क्रेडिट रेटिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ चलो इसका क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है, और रीपेमेंट की कैपेसिटी है। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हु कैन नॉट इनटू मेरिट्स ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी। सो हम लोग को इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को भी मेंटेन करना पड़ेगा। और उसको कैसे मेंटेन करना पड़ेगा, उनके क्रेडिट रेटिंग्स देखकर। अगर हमें हमारे इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को बरकरार रखना है और तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को भी उतने ही अच्छे से हमें रेटिंग्स देने की ज़रूरत है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने नंबर्स कुछ और दिए, सामने वाले बंदे की कैपेसिटी नहीं है और रेटिंग्स बहुत अच्छे दिए, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट रेटिंग से भी उठ जाता है और इस बिजनेस से भी उठ जाता है। मोटिवेट सेवर्स टू इन्वेस्ट इन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। क्रेडिट रेटिंग क्या करती है, मोटिवेट करती है कि आपका सिबिल स्कोर इतना अच्छा है, क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है, क्यों ना आप क्रेडिट लोन ले ले मार्केट से, क्रेडिट ले ले मार्केट से और अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को थोड़ा मोटिवेट करे, बूस्ट करे, अपने घर में नया एसेट लेकर आए। सो ट्रेड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव्स। The main objective is to provide superior and low cost of information to investors for taking decisions regarding risk return trade-off, but also helps to market participants in the following ways. So objective क्या है क्रेडिट रेट्स का? एक तो मोटिवेट करने के लिए, फिर उनका क्रेडिट वर्थिनेस दिखाने के लिए, ठीक है, ये 2-3 चीज़ हमने देखी है। लेकिन देर आर नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहले इम्प्रूव अ हेल्दी डिसिप्लिन ऑन बोरोवर। बोरोवर पे एक हेल्दी डिसिप्लिन होता है। समझिए आपके कोई नेचर या बिहेवियर है, ठीक है, आप कंटिन्यूसली वो बिहेवियर मेंटेन करते हो, आपको लगता है दैट इज गुड, लेकिन सामने वाले को लगता है दैट इज नॉट गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी फ्रेंड से 50 रुपीज़ उधार लिए कॉलेज टाइम पे, उन्होंने मुझे हर हफ्ते याद दिलाया एंड आई वाज लाइक ठीक है, दूंगा दूंगा। कॉलेज का फर्स्ट ईयर निकल गया, ठीक है, सेकेंड ईयर में मुझे ज़रूरत पड़ी, तो मैंने क्या किया, 2,000 की ज़रूरत है और मैंने 3 लोगों से पैसे मांगे, बिकॉज आई नो 2,000 रुपये एक बंदे ने देना अ बिट हार्ड। कॉलेज स्टूडेंट है, कहाँ से ला के देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 लोगों से 500 ले लिए, 2,000 रुपये हमने जमा कर दिए। नाउ माई बिहेवियर इज लाइक, यार दोस्त है दे देंगे, कभी भी दोस्त है दे देंगे, लेकिन जिनसे आपने वो 50 रुपये लिया था उनके दिमाग में तो ये है कि आपका जो बिहेवियर है दैट इज नॉट गुड व्हेन इट कम्स टू मनी, राइट। तो आपके सामने कोई भी दोस्त पैसे का बात नहीं करेगा कि यार आई हैव दिस मच ऑफ मनी, आई हैव दिस मच ऑफ मनी, लेट अस एंजॉय। क्यों? क्योंकि उनको पता है जब आप अपने एंजॉयमेंट में इतना पैसा यूज करते हो, स्पेंड करते हो, आपकी कैपेसिटी है, तो आपके ज़रूरत में भी वो आपको देंगे। तो हम थे सेकेंड ईयर में, हमने लिया 2,000 रुपये, हम आ गए थर्ड ईयर में। अब मुझे एक्चुअली ज़रूरत थी, फर्स्ट ईयर में हमने ऐसे ही ले लिया, मुझे कुछ कैंटीन से खाना था, मैंने ले लिया और खा लिया, ख़त्म हो गई। और उसमें मेरे दोस्त ने भी शेयर किया, तो सोचा कि वो थोड़ा ही मांगेगा रिटर्न। 2,000 रुपये थोड़ा बड़ा अमाउंट था उस दिनों में, और ऐसे ही घर के छोटे मोटे कामों के लिए ज़रूरत थी, सेल्फ सफिशिएंट दिखाना था घर पे, और कहना था कि इवन आई हैव सम सॉर्ट ऑफ मनी। थोड़ा एक एटीट्यूड एंड ईगरनेस था कि मुझे भी अपना कुछ स्टैंड दिखाना है घर पे, तो हमने दोस्तों से 2,000 रुपये लिया और हमने घर के कुछ काम निपटा लिए। लेकिन थर्ड ईयर में हमें बहुत इमरजेंसी है, घर में कोई फाइनेंशियल कंडीशन आ गई जहाँ पे मेडिकल इश्यूज बहुत है, मेडिकल एक्सपेंडिचर्स बहुत है जो अनअवॉइडेबल है।
तभी हमने दोस्तों को फ़ोन किया, दोस्तों को पता चला, उन्होंने सांत्वना दी, लेकिन उन्होंने आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं किया। अब इससे क्या पता चलता है कि आपका जो फाइनेंशियल बिहेवियर था दैट वाज नॉट हेल्दी। आपका बाकी के बिहेवियर्स में कोई कमेंट नहीं हो रहा है, बट इतना ही है कि आप एक्स वाई जेड पर्सन को पैसे दोगे तो वो ज़िंदगी में रिटर्न नहीं देगा, राइट? तो आप कितने भी ज़रूरत के समय पे आप मांगो उनसे पैसे या फिर एक्सपेक्ट करो, दे वोंट हेल्प यू। सो योर डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, चाहे वो फाइनेंशियल के मामले में हो या किसी और चीज़ के मामले में हो। सो इम्प्रूव्स, जब हम लोग क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं, जिस तरीके से हमने इस एग्जांपल में रेटिंग्स देखे कि आप एक्स वाई जेड बंदे को पैसा देते हो आ, भरोसे के साथ, ये सोच कर के अपना दोस्त है, कभी ना कभी तो देगा, लेकिन वो कभी ना कभी समय आता नहीं है, और जब भी वो लोग मांगते हैं आपको तो आपके पास एक ही जवाब होता है, दे दूंगा, अभी थोड़ी ना नौकरी कर रहा हूँ, राइट? तो रीपेमेंट की भी आपकी इच्छा नहीं होती है, आपके पास अगर करने की इच्छा है तो भी आपके पास सोर्स नहीं है। लेकिन वो सारे मुद्दों को साइड में रखते हुए एक ही चीज़ दिखाई देता है, इनडिसिप्लिन बिहेवियर। तो क्रेडिट रेटिंग से जो भी लोग बोरो करते हैं उनमें डिसिप्लिन होती है, मार्केट में उनका नाम अच्छा जाए, और क्रेडिट रेटिंग बेसिकली उनका अच्छा हो, और इन फ्यूचर कभी एक्चुअली में ज़रूरत हो, ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, पर्सनल लोन की ज़रूरत है, मेडिकल इश्यूज है, तभी के समय में आपका ये क्रेडिट रेटिंग बहुत काम आता है। नाउ लेंस ग्रेटर क्रेडेंस टू फाइनेंशियल एंड अदर रिप्रेजेंटेशंस। ये एक ग्रेटर क्रेडेंस देता है, क्रेडेंशियल्स जो हम लोग बोलते हैं ना, इम्पोर्टेंस, राइट? ये फाइनेंशियल और अदर रिप्रेजेंटेटिव्स को भी देता है। अगर जो भी इंसान, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पैसा दे रहा है, उनके लिए बहुत मायने होता है कि आपका क्रेडिट रेटिंग क्या है। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, और इस एग्जांपल में हम किसी और इंडिविजुअल को लेते हैं, ठीक है? पी क्यू आर की बात करते हैं। पी क्यू आर का ऐसा बिहेवियर है कि आप उनके साथ ट्रैवल करते हो, आपने उनको 10 रुपीज़ दिए, ऑटो चार्जेस आपने उनके पे किए, ठीक है, ये सोच करके आज बहुत दिनों बाद साथ में ट्रैवल कर रहा है तो आज मैं पे करता हूँ। लेकिन उन्होंने आपको पे करने की बहुत कोशिश की, आपने लिए नहीं, आपने बोला अरे कोई नहीं, अगली बार देखते हैं करके, आपने ऐसे उनको उस समय मना करने के लिए कह दिया। लेकिन जब दूसरी बार वो मिलता है तो वो आपका पेमेंट करते हैं, ऑटो ट्रैवल का। तो इससे क्या होता है, आपका एक इम्प्रेशन बन गया, आपका एक क्रेडेंशियल आ गया कि इस बंदे को पिछली बार बोला था, इसने इस बार फुलफिल किया। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने उनको जाने अनजाने में मदद की या हेल्प किया, या फिर आपने पैसे शेयर किया उनके साथ, और उसी तरीके से उन्होंने भी पैसे शेयर किया, तो यहाँ पे डिसिप्लिन दिखा रहा है। और अगर उस इंडिविजुअल को, यानी पी क्यू आर को एक्चुअली में ज़रूरत हो और वो आपको अप्रोच करते हैं, तो आप बिंदास, बिना सोचे समझे आप उनको फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं सोर्स से उसको देते हैं, राइट? तो जो भी लेंडर है जो सामने आपको फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, राइट, का कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज जो हम लोग बात कर रहे थे इतने टाइम से, उनके लिए ये क्रेडिट रेटिंग बहुत फ़ायदेमंद होता है। facilitates formulation of public guidelines on institutional investment। एक फॉर्मुलेशन दिखाया जाता है हमें, एक सोल्यूशन दिखाई देता है कि क्रेडिट रेटिंग इसका बहुत अच्छा है, दैट मीन्स उनके पास पेइंग कैपेसिटी है। अगर वो नहीं पे करते तो वी कैन रिकवर दैट सम अमाउंट फ्रॉम देयर एसेट्स, राइट? तो ये इन्वेस्टमेंट जो करते हैं इंस्टीट्यूशंस, वहाँ पे हमें क्रेडिट रेटिंग की बहुत यूज़ होती है। helps merchant bankers, brokers, regulatory authorities in discharging their functions related to debt issue। जो भी डेट इश्यूज है, कुछ लोग बैड डेट्स बन जाते हैं, राइट, नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग फाइल ओपन करके उनका क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं, यार इनको तो हमने सारे चीज़ देख कर दिए थे, ऐसे कैसे ये बैड डेट्स हो गए, राइट? तो वो क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं, अंडर राइटर से बात करते हैं, और उनके एसेट्स चेक करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं सीधे रिकवरी के लिए। तो इन सारे लोगों को क्रेडिट रेटिंग का बहुत इस्तेमाल होता है। encourages great information disclosure, better accounting standard and improved financial information, helps in investor protection। जो भी आपको पैसा लैंड कर रहा है, जो भी आपका लेंडर है, उनके लिए बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाता है, और आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो वो डिस्क्लोज करने के लिए आपको
एक मोटिवेशन या इंकरेजमेंट दिया जाता है, ताकि आप जितना क्लियरली आपका फाइनेंशियल या सोशल कंडीशन मेंटेन करो या बता के रखो उस क्रेडिट फॉर्म में, तो आपका क्रेडिटेबिलिटी जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है, उतने बेहतरीन तरीके से वो दिखाया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को जो आपको लोन दे रहे हैं। may reduce interest cost for highly related companies, हाईली रेटेड कंपनीज, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कंपनीज हो। अगर आपका क्रेडिट रेटिंग इज वेरी हाई तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से बहुत कम दाम में मिलेगा, बहुत कम इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनीज हो, कॉरपोरेट हो या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का भी एक रेटिंग होगा और उसमें आपको अगेन इंटरेस्ट रेट कम होगा एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स या फिर कंपनीज। एक्ट एज अ मार्केटिंग टूल, क्रेडिट रेटिंग भी एक मार्केटिंग टूल है, क्योंकि कभी कभी आपको फ़ोन आता है, सर आपका सिबिल स्कोर इतना है, आपका प्री अप्रूव्ड लोन इतना आपको दे रहा है आपका बैंक, तो क्या आप लोन लेना चाहते हैं? तो उस वक्त ज़रूरत है तो हम हाँ कहते हैं और इंस्टेंट लोन दिया जाता है। अगर नहीं है तो हम उन्हें सीधे सीधे मना किया जाता है, लेकिन वो आपका सिबिल स्कोर यानी क्रेडिट रेटिंग स्कोर आपको बताते हैं, जिनके वजह से आपका मार्केटिंग किया जाता है लोन लेने के लिए। Types of ratings. Sovereign credit rating. A credit rating is the credit rating of sovereign entity, that is national government. The sovereign credit rating indicates the risk level of investing environment of a country and used by investors looking into invest abroad. It takes political risk into account. तो सॉवरेनिटी देखते हैं कि आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर समझिए इस लॉकडाउन के सीजन में अभी चल रहा है लॉकडाउन 3.0, यानी थर्ड लॉकडाउन चल रहा है, मई महीने का लॉकडाउन है, राइट। इस लॉकडाउन में आप एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हो, आप ऐसा बिजनेस चलाते हो जो एसेंशियल सर्विसेज में भी नहीं आता है, तो आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा आज के तारीख में। क्यों? क्योंकि अपने कंट्री में ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सेल्स ऑफ योर प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड, अप्रूव भी नहीं किया, एटलीस्ट ऑनलाइन सेलिंग भी आपको अप्रूव नहीं किया है। तो आप कैसे बिजनेस करोगे? और बिजनेस नहीं होगा तो आप रीपेमेंट कैसे करोगे? ठीक है। सेकेंड इज शॉर्ट टर्म रेटिंग। आपका शॉर्ट टर्म रेटिंग भी चेक किया जाता है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन लेते हो तो कितने जल्द से जल्द आप वो रीपे कर सकते हो। शॉर्ट टर्म रेटिंग इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल गोइंग इनटू डिफॉल्ट विद इन अ ईयर। एक साल में आप डिफॉल्ट हो जाते हो या आपके पास एक साल के लिए पूरा पैसा है, एसेट्स है जिनसे हम रिकवर कर सकते हैं, राइट। This is in contrast to long-term rating, which is evaluated over a longer time frame. In the past, institutional investors prefer to consider long-term ratings. Nowadays, short-term ratings are commonly used. शॉर्ट टर्म रेटिंग्स और लॉन्ग टर्म रेटिंग दो चीज़ हम लोग देखते हैं। अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं या फिर कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी से लोन ले रहे हैं तो मोस्टली शॉर्ट टर्म रेटिंग्स आपकी देखी जाती है, क्योंकि 3 साल 5 साल में आपका बैंकरप्ट होने का चांसेस है, आप बैड डेट्स होने के चांसेस है, राइट। पहले शुरुआती दौर में जब आप लोन लेते थे तो आपकी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम चेक करती थी, आपका लॉन्गर टर्म देखा जाता था, लॉन्गर रेटिंग्स देखी जाती थी कि आप कितने साल तक पे कर सकते हो। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म भी देखा जाता है और लॉन्ग टर्म भी देखा जाता है, बट मोस्टली शॉर्ट टर्म पे भार दिया जाता है। Corporate credit ratings. The credit rating of a corporation is a financial indicator to potential investors of debt securities such as bonds. Credit rating is usually of a financial instrument such as bond rather than the whole corporation and have letter designation such as ABC. The Standard and Poor's rating scale is as follows from excellent to poor. तो जब कॉर्पोरेट रेटिंग की बात की जाती है तो आपके ऑर्गेनाइजेशंस की रेटिंग नहीं चेक करी जाती। ये वो रेटिंग्स है जो आप लोन्स देते हो, आपका जो बॉन्ड्स है उसके ऊपर आपका रेटिंग दिया जाता है। समझिए आपको 1,000 करोड़ लेने हैं, आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, तो वो बॉन्ड्स के थ्रू आपको कितना पैसा आएगा, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, क्या आप अगर वो बॉन्ड आपको नहीं मिलेंगे या फिर आपको पूरा पैसा मिल गया तो आप रीपे कर सकते हो नहीं कर सकते हो। बेसिकली आपका जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, वो देखा जाता है इस कॉर्पोरेट क्रेडिट रेटिंग्स में। अब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करके एक कोई रेटिंग एजेंसी है, बहुत मानी
रेटिंग एजेंसी है, अगर उनका रेटिंग आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा आता है, पॉजिटिव आता है, तो आपको लोन 100% दिया जाता है। और वो डेजिग्नेशन दिया गया है उन्होंने ABC के लेटर से। अगर ए कैटेगरी में है तो एक्सेलेंट के कगार में है, बी में है तो ओके ओके, सी में है तो पुअर। ठीक है। सो AAA, AA+, AA+, AA-, A+, BBB+, BB+, B+, C, CC+, CC, anything lower than a BBB- rating is considered a speculative or junk bond. अगर आपका रेटिंग BBB- से नीचे है तो आप थोड़े स्पेकुलेटिव में आते हो और थोड़े रिस्क जोन में आते हो, और वो जंक के तौर पे खड़ा होता है, और विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर दिस कंपनीज टू प्रोवाइड यू फाइनेंसेस। ऐसा हो सकता है कि आपने फाइनेंस लिया और आपने BBB- वाले रेटिंग से कम वाले ऑर्गेनाइजेशंस को भी आपने लोन प्रोवाइड किया, लेकिन वो रीपे नहीं कर पाए, तो इनकी रेटिंग्स सही मानी जाती है। तो एक्सपीरियंस के तौर पे ये जो भी रेटिंग्स दिया गया है और जो लास्ट का स्टेटमेंट बोला गया है, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंसेस। एंड इसलिए BBB- अगर BBB+ भी आती है, फिर भी कोई ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स अवॉइड करते हैं इनको लोन देने के लिए। बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट रेटिंग हमने पहले भी देखा है, लेकिन यहाँ पे हमने दो चीज़ बनाई है, टू द इन्वेस्टर्स एंड टू द कंपनी। लेट्स से इन्वेस्टर्स के लिए, यानी जो क्रेडिट दे रहे हैं आपको, जो आपको पैसा लेंड कर रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है। एक तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए बहुत अच्छा है कि इनको लोन देना है कि इनको नहीं देना है। रेटिंग रिव्यूज़ पता चल जाती है हमको कि कोई XYZ बंदा या कंपनी का रेटिंग्स क्या है। एश्योरिटी मिलती है कि हमारे पैसे सेफ रहेंगे और रिटर्न मिलेंगे हमको। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की एक अंडरस्टैंडेबिलिटी बन जाती है कि जो भी प्रपोजल हमको अप्रोच कर रहे हैं, जो भी कस्टमर या क्लाइंट हमें अप्रोच कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और कितने सोच समझ करके हमें इन्वेस्टमेंट करना है। चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपको देना है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट देना है, मीडियम टर्म इंस्ट्रूमेंट देना है, लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट देना है। इन्वेस्टर्स का टाइम और एफर्ट सेव किया जाता है, ताकि हम लोग ये रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज़ में ना पड़े कि कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इनका रेटिंग क्या है। बेसिकली अंडर राइटिंग का काम कम हो जाता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की वजह से। कंपनीज को क्या फ़ायदा होता है? इम्प्रूव कॉरपोरेट इमेज। अगर आप कंपनीज हो, आप ऑर्गेनाइजेशन हो जो लोन लेने वाले हो, बोरोवर हो आप, तो आपके लिए क्या है, एक आपके कॉरपोरेट इमेज के लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमारे कॉलेजेस के लिए नैक का एक क्रेडेंशियल मिलता है, A+, B, C, राइट। अगर नैक ने A+, AA+, ऐसा कोई रेटिंग दिया है, दैट मीन्स दैट इंस्टीट्यूट इज़ वेरी गुड। नैक के सारे नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, तो आप उस स्कूल कॉलेजेस का जो है इमेज बिल्ड हो जाता है मार्केट में, और उस वजह से एडमिशन्स होते हैं, टीचर्स आर विलिंग टू वर्क ओवर देयर, बहुत नए नए टेक्निकलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। बेसिकली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है उस कॉलेजेस में। वैसे ही अगर आपकी रेटिंग एजेंसीज ने आपको बहुत अच्छे रेटिंग्स दिए, तो आपका कॉरपोरेट इमेज बन जाता है, और हर एक बैंक आपके ज़रूरत समय पर आपको लोन देने के लिए साथ में रहता है। लोअर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स, आपका रेटिंग्स बहुत अच्छा होगा, एक्सट्रीम लेवल में होगा, तो आपका बोरोविंग रेट्स कम होगा, बिकॉज दे नो कि पैसे अगर यहाँ पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न्स हमें 101% आएंगे। वाइडर ऑडियंस पर बोरोविंग, बोरो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ पे भी हम कदम रखेंगे हमें लोन मिल जाएगा। गुड फॉर नॉन पॉपुलर कंपनीज, ऐसे कंपनीज के लिए अच्छा है जो पॉपुलर नहीं है, ब्रांडेड नहीं है बेसिकली, जैसे विप्रो है, टाटा कंपनीज है, सत्यम है। लेकिन कोई कंपनी ऐसा आ जाता है, श्रीराम सीमेंट, हमने कभी नाम ही नहीं सुना इनका, लेकिन इनका क्रेडिट रेटिंग इज़ वेरी गुड, तो उनके लिए बहुत अच्छा आता है, बहुत बेहतरीन काम हो जाता है उनके लिए कि दे डोंट नीड अ ब्रांड टू प्रूव देयर
repayment capacity, they need only credit rating or worthiness. एक्ट एज अ मार्केटिंग टूल, अगेन हमको जैसे कॉल आते हैं सर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, वैसे ही लेटर्स और ईमेल्स इन कंपनीज को जाता है कि सर योर कंपनीज क्रेडिट रेटिंग इज सो गुड, आपको ट्रिपल ए मिला है, डबल ए प्लस मिला है, ट्रिपल ए मिला है, ट्रिपल ए प्लस मिला है, तो क्या आप लोन्स के लिए जाना चाहते हो, लेट्स हैव मीटिंग। वो कोई अमाउंट डिस्क्लोज नहीं करते हैं बिकॉज कंपनीज को बहुत बड़े नंबर पे लोन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे लिए वो अलग होता है, वी हैव अ रेंज ऑफ 2 लाख 5 लाख। पर्सनल लोन की बात करें तो 5 लाख तक भी दिया जाता है, हाउसिंग लोन की बात करें तो 40-50 लाख भी दिया जाता है, राइट। तो मार्केटिंग टूल के तौर पे एक्ट होता है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड एक्सपांशन, कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई शेयर होल्डिंग्स नहीं बढ़ानी है, आपको राइट इश्यूज नहीं देने हैं, राइट, आपको कंपनी में अभी बोरोड फंड्स नहीं, ओन्ड फंड्स नहीं चाहिए, तो लेट्स हैव अ बोरोड फंड। और बोरोड फंड से आप ग्रो करेंगे, एक्सपांड करेंगे, और वो बोरोड फंड से आप अर्निंग्स करोगे और उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, और एक सर्टन ईयर के बाद आप बोरो अमाउंट से, बोरोड फंड से फ्री हो जाओगे। तो इसके लिए क्या होता है, आपका ग्रोथ और एक्सपांशन हो जाता है। डीमेरिट्स भी है कुछ, इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर में हैपन। मैं ये बताता हूँ कि मैंने रेंट पे लिया है घर, बट मैं दिखाता हूँ ओन्ड है, मेरे पास कार नहीं है बट सोशल इमेज के लिए टिक करता हूँ कार है, टू व्हीलर है, राइट। तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा तो तकलीफ होती है। इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग एनवायरनमेंट, मैंने 22 मार्च को लोन के लिए अप्लाई किया है फॉर एग्जांपल, लेकिन 23-24 मार्च के बाद तो सीधा लॉकडाउन आ गया, राइट। तो मेरा क्रेडिट वर्थिनेस जो है पहले बहुत अच्छा था, लेकिन ये 2 महीने में पूरा क्रेडिट वर्थिनेस ही चेंज हो गया, क्रेडिट रेटिंग ही चेंज हो गया, बिकॉज आई एम अनेबल टू वर्क। हमारे इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता हूँ, तो वर्क फ्रॉम होम नाम का कोई चीज़ नहीं है, मतलब मेरी अर्निंग्स रुक गई है अभी लॉकडाउन में। तो मेरा रेटिंग जो है वो अभी चेंज हो जाएगा। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम्स फॉर न्यू कंपनीज, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो अभी अभी स्टार्ट है, स्टार्टअप कंपनीज है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज उनका अभी भी इन्वेस्टमेंट छोटे लेवल पे है, उनकी रिटर्न्स भी छोटे लेवल पे है, इस वजह से उनका क्रेडिट वर्थिनेस, क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम हो जाता है। डाउनग्रेडिंग बाय रेटिंग एजेंसीज, कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो कभी कभी डाउनग्रेड करते हैं। मे बी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगे, उनके टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होंगे कि इतने ही अमाउंट होंगे या फिर इतना एक सर्टन लिमिट होगा, उसी वजह से आपको अच्छे रेटिंग्स मिलेंगे, अदरवाइज आपका रेटिंग्स कम किया जाएगा। सो हमें एक एजेंसी नहीं, बहुत सारे एजेंसीज के साथ क्रेडिट रेटिंग्स चेक करनी पड़ती है। डिफरेंस इन रेटिंग्स, जैसे हमने देखा एक्स वाई जेड कंपनी ने हमें ट्रिपल ए दिया, किसी और कंपनी ने डबल ए प्लस दिया, किसी थर्ड कंपनी ने हमें तो सीधा बी दे दिया, ट्रिपल बी दे दिया, ट्रिपल बी प्लस दे दिया। लेकिन इन सब के टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होंगे, इनके प्रिंसिपल अलग होंगे, किस हिसाब से वो क्रेडिट रेटिंग देते हैं वो भी हमें चेक करने की ज़रूरत है। टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, पहले टॉप एजेंसीज देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे काम होते हैं, डन एंड ब्रेडस्ट्रीट, मूडीज, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, फिच रेटिंग्स। उनके बाद वाले एजेंसीज है ए एम बेस्ट यूएस, बे कॉर्प एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया, ईगन जोन्स रेटिंग कंपनी ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूएस, ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग कंपनी साउथ अफ्रीका, लेविन एंड गोल्डस्टीन जाम्बिया, अगस्टो एंड कंपनी नाइजीरिया, जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज लिमिटेड जापान, रैपिड रेटिंग इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल यूएस, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज लिमिटेड बांग्लादेश। जो डन ब्रेडशीट, मूडीज है, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तो हमारी इंडियन कंपनीज इंडिया में भी अवेलेबल है, मूडीज भी इंडिया में भी अवेलेबल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ उनके कंट्रीज से लिमिटेड है, कुछ इंटर कंट्रीज या इंटरनेशनल लेवल में भी काम करते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया, ओनिक्रा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रिजिल शॉर्ट टर्म है उसका, शॉर्ट नेम है उसका, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया आइक्रा,
Credit Analysis and Research Limited, CARE, Duff and Phelps Credit Rating India Private Limited, that is DCR India. क्रेडिट रेटिंग मेथोडोलॉजी क्या है? अभी ये क्रेडिट रेटिंग आती कैसी है? हमने बात की थी टर्म्स एंड कंडीशंस की, प्रिंसिपल्स की। तो ये प्रिंसिपल्स क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? पहले तो वो बिजनेस एनालाइज करेंगे कि आपका बिजनेस कितने अच्छा चल रहा है, राइट? वो बिजनेस आपका पोटेंशियल में आता है। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो वो क्राइटेरिया भी आ गया है कि आपका एसेंशियल सर्विस में आता है या नॉन एसेंशियल सर्विस में आता है। ये भी शायद आपके मेथोडोलॉजी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि एसेंशियल में आता है तो आपका रेटिंग अलग हो जाएगा, नॉन एसेंशियल में आ गया तो आपका रेटिंग्स अलग हो जाएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस चेक करते हैं आपके बैलेंस शीट, आपका स्टेटमेंट्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस कितने हैं पिछले 3 साल, 5 साल, 6 साल में, या फिर जब से आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है। आपका ग्रोथ फैक्टर कितना है, आपकी अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, आपका कैश फ्लो कितना है। मैनेजमेंट इवेल्युएशन होता है कि आपके मैनेजमेंट में कौन है। बहुत सारे टाइम, बहुत बार हमने स्टॉक मार्केट में ये देखा है कि एक XYZ कंपनी के XYZ CEO डायरेक्टर्स रिजाइन करते हैं और तुरंत उस कंपनी के शेयर्स में 10 से 15% की गिरावट दिखती है। क्यों? बिकॉज उस इंसान के पास जो कैपेसिटी है ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, वो अब उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। तो इसको कौन हैंड ओवर करेगा, कौन इसको और बूस्ट करेगा? तो लोगों का भरोसा निकल जाता है। लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई और आएगा अभी और इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करेगा। कितने अच्छे लेवल पे रन करेगा, कितने अच्छे तरीके से करेगा, वी डोंट नो। लेकिन ये जो इंडिविजुअल थे जिन्होंने रिजाइन किया है अभी, उन पे बहुत भरोसा था कि वो बिजनेस को रन करेंगे बहुत प्रॉफिटेबिलिटी में। जो अभी अर्न कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा 15-20% हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कोई XYZ इंडिविजुअल अपॉइंट हो जाता है और उस कंपनी के शेयर्स सीधे 5 से 10%, 15% ऊपर उछाल मारते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन कैपेसिटी, उसमें मैनेजमेंट कितना अच्छा है, मैनेजरल वर्क्स कितने अच्छे हैं, मैनेजमेंट में टीम वर्क कितना अच्छा है, मैनेजमेंट का अंडरस्टैंडिंग कितना अच्छा है, मैनेजमेंट के गोल्स क्या है, उनके फिलोसॉफीज क्या है, उनका विजन क्या है। ये सब चीज़ हमें मैनेजमेंट इवैल्यूएशन में देखना पड़ता है। देन फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, एसेट क्वालिटी कितनी है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है कि नहीं है, कंपनी कितना रेट और इंटरेस्ट और टैक्स सेंसिटिविटी है, कंपनी उनके जो पिछले लोन्स हैं वो प्रॉपरली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एनुअल टैक्स जो है उनका, कॉर्पोरेट टैक्स, बिजनेस टैक्स, वो पे करते हैं नहीं करते हैं। वो सब भी चेक करना हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है। तो बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मैनेजमेंट इवैल्यूएशन, फंडामेंटल एनालिसिस आर मेथोडोलॉजी, इन बेसिस की वजह से आपका क्रेडिट रेटिंग्स बनता है। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो आप मेल कर सकते हो हमें इस नंबर पे। मेल इसलिए कह रहा हूँ, वी ऑल हैव व्हाट्सएप, क्विक एक्सेस होता है, लेकिन मेल में आप आपके क्वेश्चन को बहुत इलेबरेटिव तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो और उसको रिप्लाई करने पे भी थोड़ा इलेबरेटिवली अच्छा लगेगा। अगर कोई रेफरेंस मुझे देना हो, तो कोई अटैचमेंट मुझे भेजना हो, तो वो भी मैं भेज सकता हूँ। इसलिए मेल करने के लिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, इसके पीछे और कोई रीजंस नहीं है।